नहीं, ये क्या हो रहा है बताओ। पाकिस्तान ने जो है मुल्तान का पिच इस वजह से तैयार किया है कि हमारे जो स्पिनर है उसके ऊपर विकेट ले सके। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर है सेल, उसने पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरा दी। मतलब जो पिच पाकिस्तान ने स्पिनर के लिए तैयार किया था कि ताकि पाकिस्तान ये मैच जीत सके, उसी पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर सेल्स वो पाकिस्तान की 3 विकेटें ले लेता है। तो कहानी कुछ समझ नहीं आती है कि स्पिनर वाली पिच के ऊपर फास्ट बॉलर वो परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले मैच शुरू होना था 10:30 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक, लेकिन धुंध इतना ज़्यादा था, फॉग इतना ज़्यादा था कि 4 घंटे मैच लेट शुरू हो गया। 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब मैच शुरू हो गया तो पाकिस्तान की बैक टू बैक लगातार 4 विकेटें गिर गई। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ। सबसे पहले हुरैरा आते हैं और उनकी विकेट बहुत जल्दी गिर जाती है। अब हुरैरा ये बिलोंग करते हैं शोएब मलिक की फैमिली से, इनका ताल्लुक शोएब मलिक के खानदान से है। अब बहुत सारे लोग जो है कहेंगे कि भाई ये तो पर्ची है, भैया आप जो है सिर्फ जो है उन लोगों के फैमिलीज को ला रहे हो जो साबिक क्रिकेटर है और ये आपकी डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है। लेकिन कहानी ये है कि ये हुरैरा का डेब्यू था टेस्ट मैच के अंदर। और आपको पता है कि पाकिस्तानी हर प्लेयर चाहे कोई भी हो, वो जब तक के 10, 11, 12, 13 दफ़ा नाकाम नहीं होता, फेल नहीं होता है, तब तक वो परफॉर्म नहीं करता। एग्जाम्पल आपके सामने है सैम अयूब कि सैम अयूब लगातार 16 से 18 दफ़ा फेल हो गए थे, बैटिंग में नाकाम हो गए थे और कई लोगों ने इनके बारे में ये कहा था कि इसको बस टीम से निकाल लो, अब ये फारे हो गया है, अब इससे परफॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन 16-17 मैच के बाद वो अचानक से परफॉर्म करता है और सभी लोग उसकी तारीफें करते हैं। तो हुरैरा को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उस बेचारे का पहला मैच था। और इसके साथ साथ कामरान गुलाम भी चूंकि एक न्यू प्लेयर है और इतना उसके एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और जिस तरीके पे वो आउट हुए वो भी समझ से बाहर आता है। गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन हो गई थी और उसको खुद भी समझ में नहीं आता कि बॉल कहाँ पे लगी और किस तरीके पे वो आउट हुआ। लेकिन बाकी जी 2 बाबे हैं, शान मसूद और बाबर आजम, इनकी समझ नहीं आती है। अरे शान मसूद की कहानी ये है कि ये 10 मैच में फेल होता है, 10 मैच में ये परफॉर्म नहीं करता, इसके बाद 11वें मैच में कर लेता है उन सब का कसर पूरा करने के लिए। इसके बाद दोबारा ये 10 मैच में नाकाम होता है। मतलब आप कप्तानी नहीं कर सकते, आप बैटिंग नहीं कर सकते, तो पाकिस्तानी टीम में क्या कर रहे हो। और इसी तरह बाबर आजम को देख लो कि बाबर आजम की कहानी भी समझ में नहीं आती है। बाबर आजम ने जब पिछले मैच में परफॉर्म किया तो हमने कहा था कि बाबर आजम अपने फॉर्म में आ गए, लेकिन इस मैच में दोबारा बाबर आजम नाकाम हो गए। और मजे की बात यह है कि गेंद वो बल्ले के साथ टच हो जाती हैं और हल्का फुल्का नहीं बल्कि अच्छा खासा टच हो जाती हैं। इसके बावजूद बाबर आजम इधर उधर देखते हैं, साउथ शकील के पास आते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं और यूं दिखाते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि गेंद बल्ले के साथ लगी है कि नहीं लगी है, और रिव्यू ले लेता है। मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। चले अंपायर तो बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन मशीन को कैसे बनाओगे। अगर आपने क्रिकेट खेला हो जो टेनिस बॉल है और अगर आपके बल्ले के साथ टच हो जाए तो आपको पता चलता है कि नहीं कि बल्ले के साथ टच हो गया है। यहाँ पे टच नहीं हुआ है, अच्छा खासा टच हुआ है। इसके बावजूद बाबर आजम ने रिव्यू लिया है और इस तरीके पे एक तो खुद आउट हो गए बगैर रन बनाए, दूसरा एक रिव्यू भी ज़ाया कर लिया। हो सकता है कि आपको ये मामूली बात लगे कि एक रिव्यू से क्या होता है, लेकिन नहीं। अगर कोई प्लेयर आपका चल जाए और आपको रन्स की जरूरत हो और अंपायर उसको आउट दे दे किसी भी वजह से, और हालांकि वो आउट ना हो और आपके पास रिव्यू का ऑप्शन भी खत्म हो, तो कहानी तो खत्म हो गई ना। तो जिस रिव्यू को आप मामूली समझते हैं वो एक मामूली चीज नहीं है। और बाबर आजम ने जो ये हरकत की है, और मेरे ख्याल में एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के लिए जेब नहीं देता। जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं उनको पता होता है कि बैट के साथ बॉल लगी है कि नहीं लगी।
अगर बॉल लगी है तो फिर रिव्यू नहीं लेते, क्योंकि रिव्यू का कोई फायदा ही नहीं है जब आपको पता है कि बैट के साथ बॉल लग गई है। और ये तो 1992 का वक्त थोड़ी है कि पता नहीं चलेगा, बस एम्पायर ने आउट दे दिए तो ठीक है, या एम्पायर को बेवकूफ़ बना दिए तब भी ठीक है। अब तो अच्छी खासी मशीनें लग गई है, और थर्ड अंपायर जो बैठा हुआ है वो इसलिए बैठा हुआ है कि वह एम्पायर की गलतियां पकड़ ले, प्लेयर की गलतियां पकड़ ले, और आप उसी को बेवकूफ़ बनाने निकले हैं। खैर, बाबर आजम आउट होते हैं और उनको पता भी होता है कि बल्ले के साथ बॉल लग गई है। इसके बावजूद बाबर आजम रिव्यू लेते हैं और इस तरीके पे पाकिस्तान के दो नुकसान करते हैं, एक तो रन नहीं बनाते, दूसरा रिव्यू भी ज़ाया कर लेते हैं। लेकिन इस मैच के अंदर साउद, शकील और रिजवान ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। रिजवान ने इस दफ़ा सिर्फ परफॉर्म नहीं किया है बल्कि तेज़ खेलने की भी कोशिश की है। एक तो रिजवान की भी समझ में नहीं आती है कि जब तेज़ खेलना चाहिए जैसे T20 में होता है, उस वक्त ये टुक 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 करता रहता है। अब टेस्ट मैच है, इसमें आपको चाहिए था आराम आराम से कर ले, लेकिन यहाँ पे ये तेज़ खेल रहा है। तो कहानी कुछ उल्टा चल रही है, पाकिस्तानी टीम की समझ में नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ साउथ शकील ने भी अच्छा बैटिंग ने भी आज बेहतरीन बैटिंग की है और दोनों नॉट आउट रहे हैं। और पहला दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा खासा नहीं रहा। इसकी वजह है कि जो 4 विकेटें शुरू की है वो खामखाई गिर गई। वो एक इंटरव्यू में देख रहा था कि हसन अली का 2-3 दिन पहले बाबर आजम के बारे में सवाल हो गया कि भाई कैसा है, बुगली दकिंग कर लेगा, बुगली दकिंग कर लिया उसने भाई, सही तरीके से वार्ड लगा दी पाकिस्तानी टीम के उसके। यार इतने अरसे से खेल रहे हो आप लोग, कुछ तो शर्म कर लो। एक मैच में आप लोग परफॉर्म करते हो, फिर 5, 6, 10 मैच में आप परफॉर्म ही नहीं करते। बाबर आजम की परफॉर्मेंस 1 साल से नहीं थी, इसके बाद अभी कुछ दिन पहले कुछ मैचों में शुरू हो गई थी और शुरू होने के साथ ही ख़त्म हो गई। शान मसूद को ले लो, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। एक मैच में परफॉर्म किया, 100 रन बनाए, अब दोबारा वही हाल है। तो पाकिस्तान के लिए पहला दिन अच्छा खासा नहीं रहा है, लेकिन साउथ, शकील और रिजवान की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को एक किनारे लगाया है। और उम्मीद तो यही है कि शायद अगर ये दोनों 100 कर लेते हैं, दोनों ने 50 तो कर लिए, अगर दोनों 100 कर लेते हैं तो एक पाकिस्तानी टीम के लिए, ऑडियंस के लिए एक उम्मीद सी जाग जाएगी कि शायद ये मैच पाकिस्तान जीत जाए, ये सीरीज पाकिस्तान जीत जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लाजमी बताएं।